गया। इसीलिए जख्म अपने बच्चों को डांटना कैंसिल कर कर उनके पास बैठ जाती है और उन्हें अपने पास आने के लिए बोलती है। जख्म को देखते हुए देव, लक्ष्य और एकांश अपनी मम्मा के पास आकर बैठ जाते हैं। डॉक्टर देव को मेडिसिन देते हैं ताकि देव का फीवर उतर जाए। जख्म देव को देखकर धीरे से मुस्कुरा देती है। उसके बेटे बचपन से स्ट्रांग थे। उन्होंने बाकी बच्चों की तरह दवाई खाने में कभी भी आनाकानी नहीं की, बल्कि एक बार तो देव ने पूरी सिरप की बोतल उठाकर पी ली थी, जिस वजह से उसे सांस आना बंद हो गया था और जख्म को उसे लेकर हॉस्पिटल भागना पड़ा था। उसे दवाई इतनी ज्यादा पसंद थी। अपने बच्चों के अजीबो गरीब शौक से जख्म हमेशा परेशान रहती थी। उसके एक बेटे को पीनट खाना बहुत पसंद है। जख्म अपने बच्चों को देखती है और उसके बाद वो सोचने लग जाती है कि ना जाने उसके बेटे किस पर गए हैं। इधर कायांश अपने दादी के वार्ड में था। उसकी दादी बेहोश थी और डॉक्टर उनकी मेडिकल रिपोर्ट चेक कर रहे थे, जिससे डॉक्टर को पता चलता है कि उनकी दवाइयां काफी वक्त पहले ही बंद कर दी गई है, जबकि उन्हें बंद नहीं करना था। कायांश को जब ये पता चलता है तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। उसने अपनी दादी के लिए स्पेशल केयर टेकर लगाई थी। क्या वो ठीक से अपना काम नहीं कर रही थी? कायांश को दादी की ये हालत देखकर इतना तेज गुस्सा आता है। क्या ये सब किसी ने जानबूझकर किया है? किसी ने उनकी दवाइयों के साथ छेड़छाड़ की, या फिर दवाई देना ही बंद कर दिया? कायांश गुस्से से अपना फोन निकलता है और केयर टेकर को कहीं भी जाने से रोक देता है। उसने अपने गार्ड्स को कहकर केयर टेकर को कहीं भी जाने नहीं देगा। रात हो चुकी थी। जख्म वेट कर रही थी कि हॉस्पिटल कब खाली हो और वो अपने बच्चों के साथ बाहर निकले, क्योंकि कायांश को देखने के बाद वो अब यहां नहीं रह सकती थी। वहीं कायांश पार्किंग एरिया में था। तब वो कॉल पर किसी से बात कर रहा था। तभी उसकी नजर एक कार पर पड़ती है और वो उस कार को देखते ही पहचान जाता है कि ये कार तो जख्म अंदानी की है, क्योंकि इसी ब्रांडेड कार के साथ ही वो बैंक्वेट हॉल में आई थी। कायांश ये देखकर हैरान हो गया और अपने मन में ही सोचने लगा, क्या वो हॉस्पिटल में आई हुई है? तभी उसे याद आता है कि उसने लिफ्ट में जिस औरत को देखा था, उसके हिल्स भी जख्म अंदानी से मिलती थीं और उसके हाथ में एक बच्चा था और लिफ्ट में उसके साथ दो बच्चे और थे जो उसे मम्मा कह रहे थे। आखिर ये माजरा क्या है? कायांश की आंखें सिकुड़ जाती हैं। इसका मतलब है कि उसे भ्रम ही हुआ था। वो लेडीज जख्म अंदानी हो सकती है, लेकिन बच्चे, वो बच्चे जख्म अंदानी को मम्मा क्यों बोलेंगे? ये सोचकर कायांश ने अपना सिर झटक दिया और वो सोचता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही डीपली सोच रहा है। पर यह सच भी तो हो सकता है। उसने खुद से कहा, क्या जख्म अंदानी की ध्रुव देशमुख के साथ शादी हो चुकी है? और क्या उनके बच्चे भी हैं? ये सोचकर कायांश का दिमाग खराब हो जाता है और न जाने क्यों उसे अजीब सा खुमार चढ़ जाता है सच पता करने का। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं। ये इमेजिन कर कर ही उसे इतना गुस्सा और बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने उसके दिल पर जोर से खंजर मारा हो। फिर वो खुद से ही बोला, आखिर वो क्यों जख्म अंदानी के बारे में इतना सोच रहा है? अगर जख्म अंदानी और ध्रुव देशमुख की शादी हो भी चुकी है तो नोट अ बिग डील। बट मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? ये सोचकर कायांश कार से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। जब उसने पहली बार जख्म अंदानी को देखा था, तब वो पूरी महफिल में आते ही छा गई थी, और जब उसे अवार्ड दिया जा रहा था तब वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में जो स्पार्क था वो इतना अट्रैक्टिव था कि कायांश भी उसमें खो गया था। और वो जख्म अंदानी से बात करने के बहाने क्यों ढूंढ रहा था? और क्यों उसने इतनी ड्रिंक की थी? और आखिर वही तो था जिसने वो फेक घोटाला वायरल किया था। ये सब कर कर उसे क्या मिला? आखिर वो ये सब क्यों करना चाहता था? वही जख्म अपने बच्चों को वापस से हुडी पहना दी। देव का बुखार उतर गया था और उसके बाकी के दोनों बेटे सो भी गए थे। जख्म सोच रही थी कि वो तीनों को एक साथ तो लेकर जा नहीं सकती, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो अपने बच्चों को उठा देती है और देव को अपनी गोद में उठा लेती है, क्योंकि देव का बुखार भले ही उतर गया था, लेकिन उसकी बॉडी वीक थी। लक्ष्य और एकांश अपनी मम्मा को पकड़कर लडी डीडीएच रहे थे। जख्म सोचने लग जाती है कि
वो मोमो को बुला ले, इसीलिए वो मोमो को कॉल करती है। मोम कार से बाहर आती है, लेकिन जब उसकी नजर कायांश पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि कायांश वालिया उनकी कार से टेक लगाकर क्यों खड़ा हुआ है और ये क्या सोच रहा है। क्या ये आदमी जख्म को स्टॉक कर रहा है? मोमो के दिमाग में यही आता है कि कायांश वालिया को जख्म अंदानी में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। आखिर ये आदमी करना क्या चाहता है जख्म के साथ? इसे नहीं पता कि ये आदमी एक पत्थर दिल औरत के पीछे भाग रहा है। उसके पास दिल नहीं है, वो किसी भी आदमी को अपने आसपास भटकने भी नहीं देती। उसे मर्दों से नफरत है। एक ध्रुव देशमुख ही है जो अभी तक जख्म के आसपास चल सकता है, और उसने भी न जाने कितने पापड़ बेले हैं। वरना जख्म किसी को भी अपने करीब आने की इजाजत नहीं देती है। और तुमसे तो वो पहले दिन से ही न जाने क्यों इतनी नफरत करती है। अगर तुम उसके पीछे पागल हो रहे हो या बावरे हो रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये सोचते हुए मोमो अपना सरनामे हिला देती है। मोमो बिना सोचे समझे कायांश के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मिस्टर कायांश वालिया, आप यहाँ पर? कायांश जब मोमो को देखता है तो वो सकपका जाता है और मोमो को देखकर बोला, नथिंग। फिर आप यहाँ पर खड़े होकर किसका वेट कर रहे हैं? और आप यहाँ पर जख्म की कार के पास क्यों खड़े हैं? मोमो ने सवाल करते हुए पूछा। इस पर कायांश बात को टालते हुए बोला, जख्म अंदानी यहाँ पर है। उन्हें क्या हुआ है? वो अस्पताल में क्यों आई है? मोम की जुबान फिसल जाती है और वो बोली, वो अपने बच्चों को। वो अभी इतना ही बोल पाई थी कि एकदम से अपनी जीभ काट लेती है और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए इधर उधर देखकर थोड़ा दांत दिखाते हुए बोली, मेरा कहने का मतलब है कि उसे फीवर हो गया था, इसीलिए वो हॉस्पिटल आई थी चेकअप कराने के लिए। जख्म की तबीयत खराब है, ये जानने पर कायांश फिक्र करते हुए बोला, क्या वो ठीक है? मोमो ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, डोंट वरी, वो ठीक है। और थोड़ी देर में हम घर के लिए निकलने वाले हैं। वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको यहाँ पर कोई काम था? एक्चुअली मेरी दादी सीढ़ियों से गिर गई थी, तो वो अस्पताल में एडमिट है। बस मैं उनके लिए ही आया था। ये सुनकर मोमो अफसोस जताते हुए बोली, तो अब आपकी दादी कैसी हैं? वो पहले से बेहतर है। वैसे जख्म अंदानी स्ट्रेस लेती है ना, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें बोलिएगा कि अपना ध्यान रखा करें। वैसे भी उन्होंने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, जो मामूली नहीं है। इसके पीछे उनका हार्ड वर्क ही है। इस पर मोम बोली, थैंक यू फॉर द अप्रिशिएशन। लेकिन जख्म किसी की नहीं सुनती है, वो सिर्फ खुद की सुनती है। उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो कुछ बोल दे। और थैंक यू सो मच, आप उसके लिए वरी हो, मैं उसे जरूर बताऊंगी। ये सुनकर कायांश मुस्कुरा देता है, पर असल में तो वो जो जानना चाहता था वो बात कुछ और थी। क्या जख्म अंदानी यहाँ पर अकेले आई हैं? कायांश के सवाल पर मोमो उसे देखती है और बोली, नहीं, वो यहाँ पर अकेले क्यों आएगी? इस पर कायांश के भाव बदल गए और वो बोला, कौन आया है जख्म जी के साथ? इस पर मोमो ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं उसकी असिस्टेंट हूँ, मेरी बॉस है वो, जान ले लेगी वो मेरी। ये सुनकर कायांश अपना सर हाँ में हिला देता है। मोमो को समझ नहीं आ रहा था कि कायांश क्यों जख्म के बारे में इतना पूछताछ कर रहा है। आखिर माजरा क्या है? उसे कुछ शक होता है, इसीलिए वो एक्सक्यूज करते हुए बोली, सॉरी मिस्टर कायांश वालिया, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ और मैं जख्म को भी इन्फॉर्म कर दूंगी कि आपने उन्हें ध्यान रखने के लिए कहा है। इस पर कायांश धीरे से मुस्कुरा देता है और मोमो अंदर चली जाती है और वो सोचने लग जाती है कि कायांश वालिया कुछ ज्यादा ही चिपक रहा है, पर बेचारे के हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। वही कायांश सोचने लग जाता है कि आखिर जख्म अंदानी को क्या हुआ है और उनके साथ ध्रुव देशमुख क्यों नहीं है? वो तो उनका बॉयफ्रेंड है ना, उसका तो फर्ज बनता है कि वो उनका ध्यान रखें। लेकिन कायांश कुछ सोचकर मोमो का पीछा करने लगता है। उसे सच जानना था, अपना डाउट क्लियर करना था, और इस बात से मोमो अनजान थी। मोम जब लिफ्ट से होते हुए ऊपर जाती है, फिर वो रूम नंबर 9 में घुस जाती है। वहां पर जख्म को देखकर वो खुद से बोली, ये बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। थैंक गॉड के नीचे नहीं आई, वरना इसका भांडा फूट जाता। ये सोचकर वह अंदर आ जाती है
वही कायांश जो मोमो का पीछा कर रहा था, उसे रूम नंबर पता चल चुका था। इसीलिए वो भी रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अंदर से आ रही आवाज सुनने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस, रूम साउंड प्रूफ था। इसीलिए वो बिना सोचे समझे डोर अनलॉक करता है। मोमो जब वार्ड के अंदर आती है तो उसकी नजर जख्म पर जाती है, जो अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। जख्म जब मोमो को देखती है तो उससे कुछ पूछती है। मोमो ने जख्म को बताया कि अभी जाना सेफ नहीं है, इसीलिए जख्म अपने बच्चों के साथ वहीं पर रुक जाती है। तभी रूम का डोर अचानक से ओपन होता है और कायांश की नजरें सामने थी। जब जख्म की नजरें कायांश से मिलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उतने ही हैरत में कायांश भी था। कायांश की नजरें तो जख्म के अगल बगल और उसकी गोद में सो रहे बच्चे पर थी, जो उससे ही लिपटकर सो रहे थे। और जब जख्म अपने बच्चों के ऊपर कायांश की नजर देखती है तो वो उन तीनों को एकदम से अपने सीने से लगा लेती है। कायांश अवाक नजरों से देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। द ग्रेट जख्म अंदानी 3 बच्चों की मदर थी। रियली उसे लग रहा था जैसे उसे कोई इल्यूजन हुआ है। उसे ऐसा महसूस हुआ, इसीलिए वो अपना सर झटककर सामने देखता है, लेकिन वो जो देख रहा था वो रियलिटी थी। जख्म के फेस पर भी उतनी ही हैरत थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वही कायांश के दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई थीं और उसकी डोर पर पकड़ कस गई थी। अनबिलीवेबल। वो अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाता है और फिर जख्म को देखते हुए बोला, जख्म अंदानी वो आप ही थी ना जो मुझे लिफ्ट में मिली थी? जख्म अपने होठों को भींच लेती है और उसके बाद वो गुस्से से मोमो को देखती है। मोमो तो वहां पर खड़ी खड़ी कांप रही थी और उसके शरीर ने उसकी आत्मा छोड़ दी थी। डर की वजह से मोमो जमीन पर एकदम से गिर जाती है। कायांश को लिफ्ट में हुआ वाक्य याद आ जाता है, जब वो बच्चे जख्म को मम्मा बोल रहे थे। इसका मतलब है कि उसे भ्रम नहीं हुआ था और उसका डाउट सच हो गया। क्या जख्म अंदानी मैरिड है? ध्रुव और जख्म अंदानी की शादी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। कायांश को यकीन नहीं होता, इसीलिए वो कंफर्म करने के लिए जख्म के बच्चों की तरफ देखता है। वही जख्म के बच्चे भी उठ चुके थे और वो टुकुर टुकुर कायांश को घूर रहे थे। वो तीनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। कायांश को देखकर लक्ष्य घुस गुस्से से लाल पीला हो गया था और वो अपनी तेज आवाज में बोला, अंकल तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम गलत वार्ड में आ गए हो। कायांश जब लक्ष्य की बात सुनता है तो वो उसकी तरफ बस देखता रह जाता है। वो जैसे सदमे में चला गया था। इतनी खूबसूरत, इतनी पतली दुबली, छोटी सी हाइट, इतना प्यारा सा चेहरा, और वो 3 बच्चों की मां है। बॉयफ्रेंड तक तो समझ आ रहा था, लेकिन अगर ध्रुव जख्म का बॉयफ्रेंड है तो हस्बैंड कौन है? ऐसा तो नहीं कि उन्होंने पहले ही शादी कर लिया और ये अपनी शादी लोगों से हाइड कर रहे हैं। क्या उसे जख्म अंदानी और ध्रुव देशमुख का एक बिग सीक्रेट पता चल चुका है? कायांश को न जाने क्यों अपने सीने में आग जलती हुई महसूस होती है। उसकी पकड़ दरवाजे के हैंडल पर इतनी कस गई थी कि वो हैंडल उसके हाथ में आ गया था। और जब जख्म ये देखती है तो वो घबरा जाती है और अपने बच्चों को हग कर लेती है कि कहीं कायांश वो हैंडल उसके ऊपर गुस्से में ना फेंक दे। वही कायांश जख्म को अपनी लाल आंखों से देखता है और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोलता है, जख्मंदानी कैसी हैं आप? आपकी तबीयत खराब थी ना? वही जख्म कुछ बोलने की कोशिश करते हुए बोली, हेलो मिस्टर वालिया, आप यहां पर? जख्म को नॉर्मली बिहेव करते हुए देखकर कायांश को अजीब लगता है। यहां पर तो जख्म को घबराना चाहिए, क्योंकि उसका इतना बड़ा सीक्रेट रिवील हो गया है और वो इतना नॉर्मल बिहेव कर रही है। वहीं लक्ष्य अपनी मम्मा को देखते हुए प्यार से बोला, मम्मा ये अंकल आपसे बात क्यों कर रहे हैं? आपने देखा था ना लेफ्ट में? अंकल कितने झूठे और बदतमीज है। इन्हें यहां से जाने के लिए बोलिए। मम्मा आपको उनके साथ नहीं रहना चाहिए। इन अंकल को मैनर्स बिल्कुल नहीं है। इन्हें छोटे बच्चों से बात करना नहीं आता और अगर ऐसे ही झूठ बोलते रहेंगे तो फिर हम पर क्या असर होगा मम्मा? इनसे बात मत करिएगा मम्मा। जख्म जब अपने बेटे की बात सुनती है तो वो उसे देखते ही रह जाती है कि लक्ष्य कायांश को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उसके होठों पर स्माइल आ जाती है और वो लक्ष्य के गालों को सहलाते हुए बोली, बेटू बैड मैनर्स।
माँ ने बोला है ना कि हमारे साथ कोई कितना भी बदतमीज क्यों ना हो, लेकिन हमें उनसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये सुनकर लक्ष्य का मुंह बन जाता है और वो बेमन से बोला, हम मम्मा। वही कयांश जब देखता है कि जख्म अपने बेटे को उसके सामने ही बेटा बोल रही है और डिनाई नहीं कर रही है, तो वो और हैरान हो जाता है कि जख्म अंदानी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसे उसके बच्चों के बारे में पता चल चुका है। उसके इतनी बड़ी सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है कि अंश ने जख्म को देखते हुए उसे सवाल किया, ये आपके बच्चे हैं? वह थोड़ा सा हिचकिचाया था। जख्म ने अपने प्यार से बेटों को देखा, जो टुकुर टुकुर अपनी मम्मा को देख रहे थे, ये सोचकर कि उसकी मम्मा फिर से डिनाई कर देंगी। लेकिन तभी वो अपनी मम्मा के मुंह से जो सुनते हैं, वो सुनकर वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जख्म ने कयांश से कहा था कि हाँ, ये मेरे बच्चे हैं। तो लिफ्ट में वो आप ही थी? कायांश का सवाल सुन जख्म ने हामी भरते हुए कहा, यस, मैं ही थी। और पार्टी हॉल में मैं इनसे मिला था। इसका मतलब ये है कि ये आपके बच्चे हैं। जख्म ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स, ये मेरे बच्चे हैं। ये कहते हुए जख्म ने अपने बेटों के गालों पर बारी बारी से किस कर दिया और उन्हें देखते हुए दुलारने लगी। देव, लक्ष्य और एकांश भी अपनी मम्मा को हक करते हुए बोले, लव यू मम्मा। वो भी आज खुश हो गए थे। वही कायांश जख्म और बच्चों का बॉन्ड देखता है। वो इस बात से हैरान था कि जख्म एडमिट कर रही थी कि वो इन बच्चों की माँ है। उसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा था, ना घबराहट हो रही थी कि अगर ये बात फैल जाती है तो क्या होगा, और वो तो कितना बड़ा बिजनेसमैन है। जख्म कायांश की तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं मिस्टर कायांश वालिया? जख्म के सवाल पर केयांश सकपका गया और बोला, मैं यहाँ पर अपनी दादी के लिए आया था। उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर जख्म अपना सर हाँ में हिला देती है। अब कायांश के पास वहां रुकने की कोई वजह नहीं थी। फिर भी वो एक बार कंफर्म करते हुए बोला, क्या सच में ये आपके बच्चे हैं? आप इनकी मदर हैं? जख्म ने हामी भरते हुए कहा, यस, ये मेरे बच्चे हैं। आपको कोई डाउट है क्या? लेकिन आप सिंगल थे? इस पर जख्म हंसते हुए बोली, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सिंगल हूं। ध्रुव देशमुख और आपकी शादी हो चुकी है? कयांश ने सवाल करते हुए बपूछा। जख्म इस पर अपने होंठ भींच लेती है और वो बोली, आप मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि आपको मुझे पर्सनल स्पेस देना चाहिए? आप मेरी लाइफ में इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं मिस्टर कयांश वालिया? इस पर कायांश ने जख्म को देखते हुए साफ मना कर दिया और बोला, नो मिस जखमंदानी, एक्चुअली ये मेरे लिए शॉकिंग था। मैं जिसे सिंगल समझ रहा था वो मैरिड है। इट्स शॉकिंग एंड नॉट ओनली फॉर मी। और जिनको भी ये पता चलेगा उन्हें सदमा तो लगेगा। इस पर जख्म मुस्कुराते हुए बोली, मई मैरिड नहीं हूं और ऑनएफ कोर्स हर किसी का पास्ट होता है और हर एक शख्स की अपनी लाइफ होती है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक दूसरे से दूर रखती हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे मामलों में ज्यादा इंटरफ्रेंस नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ध्रुव देशमुख आपका बॉयफ्रेंड नहीं है? ये सवाल कायांश ने जख्म से पूछ लिया, जो उसके दिमाग और दिल में चल रहा था। जख्म ने जब कायांश का सवाल सुना तो वो उसे घूरने लगी और जवाब देते हुए बोली, ध्रुव मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर आप कह रही हैं कि आपकी शादी नहीं हुई है तो बच्चे? जख्म ने धीरे से हंसते हुए कहा, बहुत लंबी कहानी है मिस्टर कायांश वालिया, कभी फुर्सत से सुनाऊंगी। अब हर किसी की लाइफ में एक बीस्ट होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही है। मेरी लाइफ में भी एक बीस्ट हुआ करता था। ये सुनकर कायांश जख्म को देखने लगता है और जख्म के होठों पर कड़वाहट भरी मुस्कान आ जाती है। न जाने क्यों, लेकिन कायांश को जख्म की आंखों में आक्रोश दिख रहा था। कायांश अब जख्म से कोई सवाल नहीं पूछ सकता था, क्योंकि जख्म ने उसे अपनी लुक से ही बता दिया था कि वो अब कोई भी सवाल के जवाब देने के मूड में नहीं है। कायांश वही बच्चों को देखकर अपने मन में ही सोचने लग जाता है, इन बच्चों को उससे क्या प्रॉब्लम है? ऐसा भी उसने क्या कर दिया है? और ये वाला तो उसे पसंद नहीं करता।
कायांश ये लक्ष्य को देखते हुए सोच रहा था, पर यहाँ पर कायांश के दिल में तो न जाने कैसी आग लगी हुई थी। उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए वो रूम में ज्यादा देर तक नहीं रुकता और वहां से बाहर चला जाता है। वहीं जख्म ने जमीन पर पड़ी मोमो को देखा, जो ड्रामा कर रही थी, और गुस्से से बोली, तुम्हारा ये ड्रामा अगर हो गया हो तो हम चले यहां से। तुम्हें तो मैं घर पर बताती हूँ। जख्म की बात सुन मोमो डर जाती है और वो उसके पैर पकड़ लेती है और बोली, जख्म, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि ये शख्स मेरा पीछा करते करते यहां तक आ जाएगा। ये सुनकर जख्म हैरान हो जाती है और बोली, व्हाट डू यू मीन? मोमो ने सफाई देते हुए कहा, मैंने इसे कार के पास खड़े देखा था तो मुझे लगा कि ये तुझे स्टॉक कर रहा है, पर मैं गलत भी हो सकती हूँ। ये सुनकर जख्म हैरान हो जाती है और अपने मन में ही सोचती है कि कायांश वालिया उसकी कार के पास खड़ा क्या कर रहा था। मुझे लगता है कि कायांश वालिया को तुझसे इश्क हो गया है। मोमो की ये बात सुनकर जख्म हैरान रह जाती है और वो मोमो को अपने ठंडी निगाहों से देखती है, जिससे मोमो कांप जाती है। वही कायांश लिफ्ट के अंदर था और उसके शरीर से जैसे आग निकल रही थी। वो अपने मन में ही सोच रहा था कि उसका खून क्यों खोल रहा है और उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। वो खुद से सवाल कर रहा था, जिसका जवाब शायद उसे भी नहीं मालूम था। जख्म अपने बच्चों को लेकर लिफ्ट के पास जा रही थी, तभी उसकी नजर कायांश पर चली गई, जो लिफ्ट में मौजूद था। कायांश लिफ्ट को रोक लेता है जख्म को देखकर, और जख्म बिना हिचकिचाए कॉन्फिडेंस के साथ अपने बच्चों को लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। लक्ष्य और एकांश नींद की वजह से चल नहीं रहे थे, इसीलिए जख्म उन दोनों का हाथ पकड़कर उन दोनों को खींच रही थी, और देव तो उसकी गोद में था। जख्म को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। देव सो रहा था। देव की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए जख्म उसे नींद से उठाती नहीं है, और जब वो लिफ्ट के अंदर इंटर करती है, कायांश उसे देखने लगता है, पर कुछ बोलना नहीं है। जख्म भी अपने बच्चों को लेकर खड़ी रहती है और लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए रेडी थी। मोमो पीछे पीछे भाग भाग आ रही थी, उससे पहले ही लिफ्ट बंद हो जाती है। मोमो घबरा जाती है कि कहीं जख्म उसे जॉब से न निकाल दें। तभी कायांश की नजरें लक्ष्य और एकांश पर जाती हैं, जो झूल रहे थे नींद की वजह से। उन्हें देखकर कायांश से रहा नहीं गया और वो जख्म को देखते हुए कहा, इफ यू डोंट माइंड, बट क्या मैं आपके बच्चों को गोद में उठा लूं? मैं उन्हें कार तक छोड़ दूंगा। ये सुनकर जख्म हैरान रह जाती है। फिर वो अपने बच्चों का हाथ और जोर से पकड़ लेती है और बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे, नो थैंक्स। जख्म का डायरेक्ट मना करना कायांश के ईगो को लग जाता है, इसलिए वो तिरछी नजरों से जख्म को देखते हुए सोचने लगता है कि इस औरत को उससे प्रॉब्लम क्या है। क्या वो सीधे मुंह कभी बात नहीं कर सकती? एटीट्यूड दिखाना जरूरी है? वो जस्ट उसकी हेल्प करना चाहता था। अगर नहीं चाहिए तो हेल्प सीधा सीधा मना कर देती। एक मिनट, लेकिन उसने उसे सीधा सीधा ही तो मना कर दिया था। फिर वह इतना ओवर एक्ट क्यों कर रहा है? कायांश का दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो मुड़कर ना जख्म की तरफ देखते हैं ना बच्चों की तरफ। ऐसे ही 5 मिनट बीत जाते हैं। लिफ्ट के अंदर कई लोग इंटर हो रहे थे। हर फ्लोर के लोग अंदर लिफ्ट के आ रहे थे। जख्म अपने बच्चों को देखती है, जो इतने छोटे थे, कहीं कोई शख्स ने कुचल ना दे, इसीलिए वो उन्हें ठीक से अपने पास खड़ा कर लेती है। लेकिन लाक्ष और एकांश झूल रहे थे। कायांश ने देखा कि जख्म को बच्चे संभालने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो जख्म से बिना पूछे ही उसके दोनों बच्चों को उठा लेता है। अपनी दोनों बाजुओं में लाक्ष और एकांश दोनों नींद में थे, इसलिए वो कायांश के कंधे पर अपना सिर रख लेते हैं और सो जाते हैं। ये देखकर जख्म की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वह बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई विदाउट मेरी परमिशन मेरे बच्चों को छूने की? यह सुनकर कियांश हैरान रह जाता है और वह बोला, आप देख नहीं रही कि यहां पर कितनी भीड़ हो चुकी है? बच्चों को चोट लग सकती है। मैं इन्हीं छोड़ दूंगा कार तक। आपको इतना ओवर एक्ट करने की जरूरत नहीं है, मिसेस अंदानी। जख्म इस पर कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी।
वही लक्ष्य और एकांश को अपनी बाजुओं में लेकर कायांश को अजीब सा एहसास हो रहा था और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसे अपनापन फील हुआ, ऐसा लगा जैसे यूं बाजुएं इन दोनों के लिए ही बनी हो। कायांश ध्यान से लक्ष्य और एकांश का चेहरा देखने लगता है। वही जख्म जब देखी है कि कायांश लक्ष्य और एकांश को गौर से देख रहा है, वो गुस्से से बोली, कायांश वालिया, आपको विदाउट मेरी परमिशन मेरे बच्चों को नहीं टच करना चाहिए चाहिए था। ये सुनकर कायांश हैरान हो जाता है। उसने इस औरत की मदद की, ऊपर से थैंक्स बोलने की बजाय इतना एटीट्यूड क्यों दिख रही है। वही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकती है। जख्म अपने बच्चों को देखते हैं जो कायांश के कंधे पर सिर रखकर सो गए थे। ये देखकर जख्म को अपने बच्चों पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वह सोचती है कि वह छोटे ही तो है। जख्म देव को देखते हैं, वह भी सो रहा था। कायांश के होठों पर तिरछी स्माइल आ जाती है, क्योंकि अब जख्म को उसकी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। इसीलिए कायांश एकांश और लक्ष्य को लेकर कार की तरफ जाने लगता है। जख्म भी उसे फॉलो करने लगती है, क्योंकि वह अपने बच्चों को उसके साथ अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं लेगी। वहीं कायांश जब कार के पास पहुंचता है तो जख्म जल्दी से अपनी कार की एक बटन प्रेस करती है, जिससे उसकी कार में लाइट ब्लिंक होती है और उसकी कार का डोर अपने आप ओपन हो जाता है। यह देखकर कायांश चौंक जाता है। कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके लिए भी कुछ नया नहीं था। जख्म देव को कार के अंदर धीरे से लेट देती है। उसके बाद वह कायांश के हाथ से जल्दी से एकांश को अपनी गोद में लेती है और उसके गालों को चूमते हुए बोली, ठीक हो ना तुम? इतनी नींद आ रही है मेरे बच्चे को। बस हम अभी थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। जख्म कंफर्टेबली एकांश को भी लेदर सीट पर लेट देती है। उसके बाद कायांश से लक्ष्य को लेती है, लेकिन लक्ष्य ने तो कायांश को कसकर पकड़ रखा था। कायांश ये देखकर मुस्कुरा देता है। पता नहीं क्यों उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। वही कायांश जब ये देखती है तो वो इतनी बेचैन हो जाती कि वह जबरदस्ती लक्ष्य को खींच लेती है। ये देखकर कायांश हैरान रह जाता है कि आखिर ये इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है। बच्चा ही तो है, अगर उसके पास रह भी गया तो क्या हुआ, जैसे वह उसके बच्चों को चुरा लेगा। उसकी हरकतें देखकर कायांश को ऐसे ही लगा, रिलैक्स बच्चा है, लग जाएगी उसे। लेकिन जख्म कायांश की बातों पर ध्यान नहीं देती है और वह उसके हाथ से अपने बच्चे को लेकर अपने सीने से लगा लेती है। वो उन्हें ऐसे छुपा लेती है जैसे कायांश उसके बच्चे को देख ना सके और उन पर अपनी बुरी नजर ना डाल सके। ये देखकर तो कायांश को अजीब लगता है और उसे हर्ट सा फील होता है कि जख्म उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है, उसे इतना बूढ़ा फील क्यों करा देती है और वह क्यों इतना ट्रिगर हो जाता है। जख्म जल्दी से अपने बेटे को लेकर कार में बैठ जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उसने एक बार भी मुड़कर कायांश की तरफ देखा भी नहीं, और कायांश ने जब यह देखा है तो वह हैरान रह जाता है। उसने तो सोचा था कि जख्म की नजर में वह ऊपर उठ जाएगा, लेकिन जख्म ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे वह यहां पर था ही नहीं। वही मोमो भाग भाग कर आती है और वह कायांश को थैंक यू बोलती है। कायांश अपना सिर हिला देता है और उसके बाद बिना रुके वहां से चल जाता है। मोमो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठती है और वह जख्म से सॉरी बोलती है, पर जख्म ने उसे इग्नोर कर दिया। मोमो समझ गई थी कि उसकी परेड लगने वाली है, अब वो भी बुरी वाली। इसीलिए वह जल्दी से कार स्टार्ट करती है और पार्किंग एरिया से बाहर निकलती है। वही कायांश एक पिलर के पास खड़ा हुआ था और जख्म को जाते हुए देख रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई चीज उसके शरीर से निकलकर जख्म के साथ जा रही है। उसे अभी भी अपने बच्चों की खुशबू आ रही थी खुद से। वह जितने भी शैतान थे, लेकिन सोते हुए बहुत मासूम लग रहे थे। ये सोचकर वह मुस्कुरा देता है। वही कार के अंदर बैठी जख्म अपने बेटे को देखती है, लाक्ष के मोटे मोटे गालों पर। वह किस करते हुए बोली, इतने शैतान हो तुम लोग, कितने चैन से सो रहे थे उस आदमी के कंधे पर सर रखकर। शुक्र करो नींद में थे, वरना मम्मा तुम्हें मारती भी और डांटती भी। फिर जख्म डेव और एकांश की तरफ देखती है जो फेल कर सो रहे थे। जख्म ये देखकर मुस्कुरा देती है। उसने कार के सीट को पूरा खोल दिया था ताकि उसके बेटे आराम से सो सके। वह कार के नीचे से ही एक ब्लैंकेट निकालकर
अपने बेटे को उससे ढक देती है और उनके कपड़ों को भी निकाल देती है ताकि उसके बेटे कंफर्टेबल होकर सो सके। उसके बाद जख्म लक्ष्य को घूरने लगती है। उसका ये बेटा बहुत ही जिद्दी है, किसी की भी नहीं सुनता है, अपने बड़े भाई से भी लड़ जाता है। फिर वह अपने बेटे की प्यारी हरकतों को याद करती है, कैसे वह लिफ्ट में कायांश के इंसल्ट कर रहा था। ये याद करके जख्म मुस्कुरा देती है और अपने बेटे के फोरहेड पर किस कर देती है और बोली, मेरा प्यारा बच्चा, तुम बहुत बदमाश हो। तुम्हारे कान पकड़कर खींचू चाहे तुम्हें मैं थप्पड़ मार दूं, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम चाहते हो। बचपन से लक्ष्य ने ही सबसे ज्यादा जख्म को परेशान किया था। जख्म हमेशा उसे जहां पर लिटाकर जाती थी, सुबह वह वहां उसे मिलता ही नहीं था। कितनी बार तो वह बेड के नीचे धम करके गिरा था। जख्म लाक्ष को नींद में ही दुलार रही थी। अब वो अपने बेटे के चेहरे को गौर से देखने लग जाती है। तभी उसे उसके अंदर एक शख्स का चेहरा नजर आने लगता है। वह अपने होठों को भींच लेती है और अपने बेटे के माथे को चूमते हुए बोली, मेरा बेटा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा जो लोगों की कदर करेगा, पर तुम बहुत बदमाश हो। लक्ष्य सबसे ज्यादा शैतान था। जख्म ने सबसे ज्यादा कान उसके मरोड़ थे, उसका ही सबसे ज्यादा बम लाल किया था और थप्पड़ भी सबसे ज्यादा लक्ष्य ने ही खाए थे। इसीलिए वो इतना जिद्दी और बदमाश हो गया था। लक्ष्य अपने भाई की रिस्पेक्ट भी नहीं करता था। वो डेव से भी लड़ जाया करता था और जब डांट पड़ती थी तो मोटे मोटे आंसू बहाकर रोने लगता था, जिससे जख्म का दिल पिघल जाता था। वह अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेती थी। भले ही उसका बेटा जितना भी बड़ा क्यों ना हो गया हो, वह उसके लिए छोटा ही है और अभी तो उसका बेटा बहुत ही छोटा है। जख्म अपने बेटों के बचपन के बारे में याद करने लगती है। जब वह छोटे छोटे हुआ करते थे और स्क्रोलिंग करते थे, तब भी लक्ष्य सबसे ज्यादा परेशान करता था। उसके बेटे ने लिफ्ट में क्या इंसल्ट की थी कायांश की, ये सोचकर वह मुस्कुरा देती है और लक्ष्य ने तो कायांश को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा था। जख्म अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से जख्म की कारकों को टक्कर लगती है और वह हैरान रह जाती है। वहीं मोमो का सिर सीधे जाकर डैशबोर्ड से लगता है और वह बेहोश हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जख्म की कार पर अटैक कर दिया है। जख्म घबरा गई और जल्दी से अपने बेटे के ऊपर झुक जाती है। उसके कार के डोर को कोई जोर जोर से पीटे रहा था। वहीं सड़क पर कायांश की कार भी हवाओं को छोड़कर आगे बढ़ रही थी। वह अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी अचानक से वह एक कार को देखता है जिस पर कुछ लोग मास्क पहने हुए अटैक कर रहे थे। यह देखकर वह जल्दी से कार के नेम प्लेट को देखता है और हैरान रह जाता है। मतलब जख्म की कार पर अटैक हुआ है। वह जल्दी से उसकी कार की तरफ गया और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। वह एरिया अंधेरे में था, जिस वजह से कुछ भी साफ साफ दिख नहीं रहा था। हॉर्न की आवाज सुनकर वह गुंडे कायांश की कार की तरफ बढ़ने लगते हैं और कायांश की कार पर भी अटैक करने लगते हैं। कायांश जल्दी से अपने डैशबोर्ड से गन निकाल लेता है और अपनी गन कार से बाहर निकालकर एक शख्स को शूट कर देता है। कायांश को याद आता है कि जख्म अपने बच्चों के साथ थी और वह इन्हें अकेले हैंडल नहीं कर सकती। इसीलिए वह जल्दी कार से बाहर आता है और एक गुंडे का हाथ पकड़कर तोड़ देता है। कायांश को देखकर सभी गुंडे डर जाते हैं और कार से पीछे हटने लग गए। कायांश जल्दी से डोर के पास जाता है और वह बोला, जख्म ओपन द डोर। जख्म ये आवाज सुनते ही उसने जल्दी से कार के डोर अनलॉक कर दिया और कायांश अंदर आ गया। कायांश जख्म घबराया हुआ चेहरा देखा है और बोला, आप फिक्र मत करिए और बताइए ये लोग कौन हैं। जख्म बोली, मुझे नहीं मालूम कि कौन हैं ये लोग, अचानक से उन्होंने अटैक किया। कायांश बोलता है, मुझे लगता है कि आपको मरने के लिए किसी ने भेजा होगा इन्हें। जख्म जल्दी से अपने बेटे की तरफ देखती है और घबराते हुए बोली, प्लीज कुछ करिए, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। कायांश जख्म के चेहरे पर डर देखता है, जो अपने बच्चों की फिक्र कर रही थी। वह सोच में पड़ जाता है कि क्या करें। तभी उसे फायरिंग की आवाज सुनाई देती है और वह जख्म को भी लेके नीचे झुक जाता है। कायांश जख्म की कंपन को महसूस साफ कर पा रहा था, तो वह सोच में पड़ जाता है कि वह यहां से कैसे बाहर निकले। वह अपनी गन लोड करता है और जल्दी से कार से अपना सिर बाहर निकालकर एक आदमी की तरफ शूट करता है।
लेकिन वे अब गुंडे ज्यादा थे, ऐसा लग रहा था। अचानक से कायांश का माइंड ब्लैक हो गया था। बचने की कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे थे। तभी कायांश जल्दी से जख्म से बोला, मिस जख्मा, सुनिए, आप ऐसे ही झुकी रहेगा? मैं ड्राइविंग सीट पर जा रहा हूं। हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते ना, कुछ तो करना होगा। जख्मा अपनी भरी आंखों से कायांश को देखती है और कायांश बोला, ओके, आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक है। कायांश खुद भी हैरान था कि वह कैसे जख्म से डील कर रहा है। उसने कभी इतनी धीरज से काम नहीं लिया था। वह जल्दी से अपना फोन निकालता है और लोकेशन सेंड कर देता है, पर वहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। नेटवर्क भी अभी ही काम नहीं कर रहा था। कायांश जल्दी से मोमो को साइड करता है और ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। पर उन आदमी ने उन्हें घेर रखा था, इसलिए उसे कार यू टर्न लेना पड़ता है। लेकिन पीछे भी कार थी, आगे भी कार थी और उनके साइड में भी कार थी। अब उन्हें जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए जल्दी से कायांश अपने कार को दूसरी डायरेक्शन में मोड़कर जंगल की तरफ कार लेकर बढ़ जाता है और बिना सोचे समझे कार जंगल के अंदर ड्राइव करने लगता है। वहीं वहां पर जो गुंडे खड़े थे, उन्हें यह उम्मीद नहीं थी। वह अपने दांत पीस लेते हैं और फायर करने लगते हैं। जख्म अपने बच्चों को और जोर से जकड़कर उनके ऊपर झुक गई थी। घबराहट की वजह से वह पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। कायांश कार ड्राइव करके बहुत दूर चला गया। वही वह शख्स भी जंगल के अंदर उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन कायांश और जख्म की कार उनकी आंखों से ओझल हो गई थी और जंगल के अंदर जाना वह सेफ नहीं समझ रहे थे। तभी उनके लीडर ने कहा, शीट, हमें उसे लेडी को खत्म करना था। इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलता। ना जाने ये कौन है जो बीच में आ गया। बॉस के ऑर्डर थे कि साली बचनी नहीं चाहिए। वही पेट्रोल खत्म हो गया था और कार रुक गई थी। उस वक्त कायांश पसीना पसीना हो गया था और वह स्टीयरिंग व्हील पर जोर से पंच मारता है, जिसकी आवाज से जख्म चौंक जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वह लोग बहुत दूर आ गए हैं। कायांश पीछे घूमकर जख्म की तरफ देखता है। जब दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, तो एक पल के लिए दोनों ही ठहर जाते हैं। कायांश जल्दी से डोर ओपन करता है और पीछे आ जाता है और बोला, हमें यहां से निकलना होगा, इस कार में रुकना सेफ नहीं है। लेकिन हम इस घने जंगल में कहाँ जाएंगे? और मेरे बच्चे, मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, जख्म ने कहा। कायांश बिना कुछ बोले देव और एकांश को अपने पास में उठा लेता है। फिर जख्म को देखते हुए बोला, आप जल्दी से इसे गोद में लीजिए, हमें यहां से निकलना होगा। जख्म जल्दी से लक्ष्य को अपनी गोद में उठा लेती है और कार से बाहर आती है। जख्म मोमो को आवाज देती है, लेकिन मोमो तो बेहोश थी और कायांश जख्म को जल्दी वहां से चलने के लिए बोल रहा था। जख्म ने कायांश को देखते हुए कहा, मैं मोमो ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आपकी असिस्टेंट को कुछ नहीं होगा। मैंने लोकेशन सेंड कर दिया है। हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा और नेटवर्क ढूंढना होगा। फिर हम इस जंगल से जा सकते हैं और आपके दोस्त को भी बचा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपके बच्चों को बचाना। वह लोग कभी भी यहाँ आते होंगे। और मेरा यकीन मानिए, उन्हें आपकी असिस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। आप हैं उनका शिकार और शायद आपके बच्चे भी। ये सुनकर जख्मा घबरा जाती है और वह जल्दी से लक्ष्य को अपने सीने में छुपा लेती है और कियांश की गोद में मौजूद अपने बेटों डेव और ईकंश को देखकर भरी आंखों से बोली, मोमो को कुछ नहीं होगा ना? ट्रस्ट मी, उसे कुछ नहीं होगा, पर आपको बहुत कुछ हो सकता है। कहते हुए कायांश अपने कदम को आगे बढ़ा देता है और जख्मा को ना चाहते हुए भी मोमो को कार में ही छोड़कर वहां से निकालना पड़ता है। वह लोग चलते चलते काफी दूर आ गए थे। जख्म को कुछ ठीक से नजर भी नहीं आ रहा था, लेकिन शुक्र है कायांश की वजह से वह आगे चल पा रही थी। जख्म थक गई थी, इसीलिए वह हाँफते हुए बोली, सुनिए, थोड़ी देर रुक जाते हैं ना? जख्म के मुंह से यह सुनकर कायांश से हैरान हो गया और वह पलटकर जख्म को देखता है तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। जख्म को रियलाइज नहीं हुआ कि अभी उसने क्या बोल दिया, क्योंकि वह इतनी थकी हुई थी कि वह सब कुछ भूल गई थी। वह वहीं पर बैठते हुए बोली, मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, मेरे पैर में बहुत ही दर्द हो रहा है। कायांश भी इधर उधर देखता है,
फिर अपना सिर हाँ में दिला देता है, पर उसे टेंशन हो रही थी कि उसे जंगल से जल्दी निकलना होगा। जख्म एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लक्ष्य को देखती है और नम आंखों से देखते हुए बोली, मम्मा, आप लोगों को कुछ भी नहीं होने देगी। फिर जख्म कायांश को देखते हुए बोली, क्या आप मेरे बच्चों को यहां लेकर आएंगे? मैं देख लूं उन्हें। कायांश अपना सिर हाँ में हिला देता है। उसके बाद वह भी जख्म के पास ही बैठ जाता है। जख्म डेव और एकांश को देखने लगी। उसकी आंखें नम हो गईं। अब उसको खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों आज वो अपने बेटों को अपने साथ बाहर लेकर आई, जिसकी वजह से उसकी बेटे भी मुसीबत में पड़ गए। वही कायांश जख्म को देखने लगा, जिसका रवैया अपने बेटों के प्रति बिल्कुल ही बदला हुआ है। जख्म अपनी आंखें बंद कर लेती है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिससे उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जो कायांश के चेहरे पर भी जा रहे थे। और कायांश को एक जानी पहचानी सी खुशबू आती है उन बालों से। वह ध्यान से जख्म का चेहरा ऑब्जर्व करने लगा। वही जख्म को जब किसी की नजरें महसूस होती है तो कुछ झटके से अपनी आंखें खोल देती हैं। कायांश चौंक जाता है। फिर वह डेव और ईकांश को देखते हुए बोला, आपके बेटों की नींद तो बहुत ही हार्ड है। इतना कुछ हो गया और उनकी नींद नहीं खुली। जख्म कायांश को गुस्से से घूरते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे बेटे हैं, वह जितना मर्जी चाहे सो सकते हैं। कायांश जब देखता है कि जख्म अपने बच्चों की बात पर भड़क गई है, तो वह बोला, आप गलत समझ रही हैं। पर जख्म गुस्से में बोली, आप कौन होते हैं मेरे बेटों पर कमेंट करने वाले? मैं उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। डोंट यू डेयर टू कॉमेंट ऑन माई चिल्ड्रंस। जख्म का गुस्सा देखकर कायांश ने जख्म को समझाते हुए कहा, आप जैसा सोच रही हैं, मैंने वैसा कुछ भी नहीं कहा है। मेरा वो मीनिंग नहीं था। आई डोंट केयर आपका क्या मीनिंग था, लेकिन आप मेरे बेटों के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। ये हक मैंने आपको नहीं दिया है, मिस्टर वालिया। कायांश जख्म को गुस्से से देखते हुए बोला, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूं, तो आपको भी मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मैं इस मुसीबत में आपकी वजह से फंसा हूं। मेरा और आपका कोई रिलेशन नहीं है। उसके बावजूद मैं आपके साथ जंगल में हूं। आपको नहीं लगता कि आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए? ये सुनकर जख्म गुस्से से कायांश को देखते हुए बोली, थैंक यू माई फुट। छोड़कर चले जाते मुझे वहां पर मरने के लिए। मैंने तुम्हें अपनी हेल्प के लिए नहीं बुलाया था, तुम खुद आए थे मेरे पास। कायांश हैरान हो जाता है कि इतनी पत्थर दिल औरत है, जख्म वो उसकी हेल्प कर रहा है, एक अजनबी होकर। उसकी सराहना करने की बजाय यह औरत उस पर इल्जाम लगा रही है। आखिर इसका कैरेक्टर क्या है? कायांश को समझ नहीं आ रहा था। इस पर कायांश कुछ बोलता, उससे पहले ही जख्म की गोद में मौजूद लक्ष्य नींद में हिलने डुलने लगता है और नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, मम्मा, मेरे को ठंड लग रही है। लक्ष्य की बात सुनकर जख्म की आंखें नम हो जाती हैं और वह अपने बेटे को और कसकर सीने से लगा लेती है। उसने जिस मफलर से खुद का फेस ढक रखा था, उसे तो उसने कार में छोड़ दिया था। इस वक्त उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे वह अपने बेटे को कवर कर सके। जख्म लक्ष्य का सिर सहलाने लगती है। अपनी मम्मा के स्पर्श को पाकर लक्ष्य फिर सो जाता है। वहीं कायांश की गोद में मौजूद अपने बच्चों को देखकर जख्म को उनकी फिक्र हो रही थी। कायांश उन्हें कुछ करना दे, क्योंकि वह कायांश पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती और यह बात कायांश भी जानता था। उसे फील हो गया था कि जख्म को उससे कुछ तो प्रॉब्लम है। वह सबको अच्छे से ट्रीट करती है बजाय उसके। उसको तो वह अपने किसी दुश्मन की तरह ट्रीट करती है, जैसे उसकी प्रेजेंस भी उसे बर्दाश्त नहीं होती। और यही चीज कायांश को शुरू से चुभती आई है, जिस वजह से वह जख्म की तरफ खिंचाव महसूस करने लगा है। तभी जख्म और उसके बीच खामोशी छा जाती है। दोनों में से कोई नहीं कुछ बोलता। वही अपने बाजू में एकांश और डेव को देखकर कायांश को अजीब सा फील होता है। उन बच्चों को अपनी गोद में लेकर उसे सुकून मिल रहा था। उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे ऐसा लगता था जैसे बच्चे इरिटेट करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। पर जख्म के बच्चों को अपनी गोद में लेकर कायांश को अच्छा फील हो रहा था। वहीं दूसरी ओर फाइट बंगलो के अंदर एकांश, यश और अव्यान अपनी मम्मा का सभी से इंतजार कर रहे थे।
वह बार बार वॉच की तरफ देख रहे थे। उनकी मम्मा कहाँ गई? वह अभी तक आई क्यों नहीं आई? उनका भाई ठीक है या नहीं? वो ये सोचते हुए इधर उधर चक्कर काट रहे थे। वही नैनी बच्चों को सोने के लिए बोल रही थी, पर वह उनकी नहीं सुन रहे थे। एकांश और यश एक दूसरे को देखते हैं और अपनी मम्मा की फिक्र करते हुए वह नानी से पूछते हैं कि हमारी मम्मा ने कोई अपडेट दिया क्या? वह कब तक आ रही है? पर नैनी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, जिससे एकांश, यश और अव्या निराश हो जाते हैं। उनकी मम्मा कहाँ रह गई? ये सोचकर अभी तक उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। इधर जख्म इतना थक गई थी कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह संभालने की कोशिश करती है, पर नींद की वजह से वह संभाल नहीं पाती है। इसीलिए कायांश आगे आ जाता है। वो जख्म के थोड़ा करीब होता है तो जख्म का सिर उसके कंधे पर गिर जाता है। जख्म उसके कंधे पर ही सर रखकर सो जाती है। वहीं कायांश, उसे पता भी नहीं चलता, जख्म से आ रही भीनी भीनी खुशबू उसको किसी की याद दिला रही थी। उसकी आंखों के सामने एक और धुंधला सा चेहरा घूमने लगता है। कायांश जख्म को फिर से देखने की कोशिश करता है, पर वह डर भी रहा था कि अगर उसने उसे देखते हुए पकड़ लिया तो उस पर चिल्लाएगी। जख्मा इस वक्त गहरी नींद में चली गई थी। वहीं कायांश भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। धीरे धीरे सुबह होने लगी थी। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि जख्म की नींद खुल गई। जख्म महसूस करती है कि वह किसी की गोद में सो गई है। वह अपना सिर उठाकर देखती है तो हैरान रह जाती है। उसने अपना सिर कायांश की गोद में रखा था और लाक्ष को उसने सीने से लगा रहा था और उसके बेटे कायांश के बाजुओं में सो रहे थे। जख्म धीरे से उठकर बैठने लगी। इस वक्त उसे ऐसा लगता जैसे उसके पैर पर कुछ चल रहा है। जख्म कांप गई और जोर से चिल्लाई, आहा! जख्म की चीख सुनकर कायांश, लक्ष्य, देव और एकांश की नींद भी खुल गई। कायांश जल्दी से बोला, व्हाट हैपेंड? जख्म चीख रही थी, दर्द की वजह से। उसे अपने पैरों में तेज दर्द हो रहा था। वहीं लाक्ष, देव और एकांश की नींद खुल गई थी और वह चौंक कर उठ गए थे। उसे जख्म हिले गई थी क्योंकि लाक्ष की गोद में था। लाक्ष जल्दी से अपना सिर उठाकर अपनी मम्मा को देखता है और बोला, मम्मा क्या हुआ आपको? एकांश खुद को इतनी अंधेरे में और जंगल में खुद को पाकर डर जाता है और अपनी मम्मा से और चिपक कर बोला, मम्मा। जख्म जल्दी से लक्ष्य को अपने सीने से लगा लेती है और बोलती है, डरो मत बेटू, मम्मा है ना? मम्मा हम कहाँ हैं? लक्ष्य डरते हुए बोला। वही डेव और एकांश की भी नींद खुल गई थी। वह भी खुद को जंगल में देखकर डर गए थे। वह जल्दी से अपनी मम्मा की तरफ देखते हैं, जो नीचे उनके भाई को गोद में लेकर उसे समझा रही थी। डेव और एकांश भी डर जाते हैं। वह अपने सिर ऊपर कर कर कायांश को देखकर हैरान रह जाते हैं। उस जंगल में वो कैसे आए? कहाँ है वह लोग? मम्मा जख्म जब अपने बच्चों की आवाज सुनती है तो वह दर्द में उनकी तरफ देखती है। वही कायांश उसकी तरफ देख रहा था। इसीलिए वह जल्दी से डेव और इकंश को उतार देता है और जख्म के पैरों के पास जाकर जल्दी से उसका पैर उठाकर देखने लग जाता है। तो जख्म के पैरों पर एक छोटा सा सांप लपटा हुआ था। उसने जख्म के पैरों को जकड़ रखा था। ये देखकर कायांश हैरान रह जाता है। वही जख्म धीरे धीरे बैठने लग जाती है। तो कायांश उसके पैरों को पकड़कर उसे वहीं पर रोक देता है। बोला, डोंट मूव। जख्म घबरा जाती और बोलती है, क्या है? कायांश कुछ नहीं बोलता और उसे चुप रहने के लिए इशारा करता है। वही डेव और लाक्ष ये देख हैरान रह जाते हैं कि उनकी मम्मा के पैर पर सांप है। जल्दी से कायांश उस सांप की गर्दन को पकड़ता है और उसे जोर से दबाकर जख्म के पैरों से अलग करने लग जाता है। तो सांप जख्म के पैरों को और टाइटली जकड़ लेता है। तो जख्म जोर से चिखती है। तो कायांश सांप का गर्दन और जोर से मरोड़कर उस सांप को जख्म के पैरों से अलग कर कर दूर फेंक देता है। फिर कायांश जख्म के पैरों को चेक करने लग जाता है, कहीं सांप ने जख्म को काट तो नहीं लिया। स्नेक बाइट को देखकर जख्म हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही देवलक्ष और ईकांश भी अपनी मम्मा के लिए फिक्र करने लगते हैं। कायांश जख्म की तरफ देखता है और बोला, अगर हम अभी 2.5 घंटे में हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो जहर आपकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। कायांश की बात सुनकर जख्म डर जाती है और वह जल्दी से अपने बच्चों को पकड़कर बोली,
ये क्या बोल रहे हो तुम? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? कुछ कर नहीं सकते, हम जब तक जंगल से बाहर से नहीं निकलेंगे। कायांश ने अपना सर घुमाकर उस बड़े से जंगल को देखता है और बोला, 2.5 घंटे में यहां से निकलना इम्पॉसिबल है। जख्मा निराश हो जाती है। वही डेव, लाक्ष अपने मम्मा को पकड़कर रोने लगते हैं। मम्मा कुछ नहीं होगा, आपको फिक्र मत करिए, हम हैं ना मम्मा। जख्मा अपने बेटे को चुप कराती है और कायांश को देखते हुए बोली, कुछ तो करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो सबको कुछ बर्बाद हो जाएगा। मेरी बेटों का कोई नहीं है मेरे सिवा। कायांश जख्म के पैर की तरफ देखता है और धीरे से बोला, मैं ट्राई करता हूं, पर थोड़ा सा दर्द होगा, तो आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। इस पर जख्म अपना सिर हिला देती है और वह कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कायांश जख्म का पैर थोड़ा ऊपर उठाता है और झुककर उसके पैर की बाइट वाले हिस्से को शक कर कर खून चूसने लगता है। जख्म को बहुत तेज दर्द होता है। वही डेव और लाक्ष ये देखकर गुस्सा हो जाते हैं कि यह अंकल उनके मम्मा के पैर को क्यों ऐसे पकड़ रखा है। पर वह यह भी जानते थे कि यह अंकल उसकी मम्मा की मदद कर रहे हैं, इसीलिए वह लोग ज्यादा नहीं सोचते हैं और अपनी मम्मा का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। कायांश ऐसा कई बार करता है। फिर वह जख्म की तरफ देखते हुए बोला, क्या आपको बेहतर महसूस हो रहा है? क्या आपको चक्कर आ रहे हैं? ये सुनकर जख्म अपना सिर ना में हिला देती है। वही कायांश अपना मुंह साफ करता है। जख्म कायांश को देखते रह जाती है। क्या ये वही आदमी है, घमंडी बदतमीज, जिसे किसी की कदर नहीं है? फिर यह इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? ये वह शख्स हो ही नहीं सकता। उस शख्स के अंदर तो दिल ही नहीं है। वह तो किसी को मारता हुआ छोड़कर चला जाए। इतना स्वार्थी था। जख्मा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर भी वह अपने होठों को भिंचते हुए कायांश को आखिरकार बोल देती है, थैंक यू मिस्टर वालिया, मैं आपके इस एहसान को याद रखूंगी। जख्मा के मुंह से थैंक यू सुनकर कायांश के होठों पर मुस्कान आ जाती है कि आखिरकार उस औरत ने कम से कम उसे थैंक यू तो बोला। वही डेव, लक्ष्य और इकांश भी कायांश को थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू अंकल। कायांश अपना सिर हिला देता है। उसके बाद डेव अपनी मम्मा का चेहरा पकड़कर बोला, मम्मा आप ठीक तो हो ना? जख्मा अपने बेटों को देखती हैं और उनके माथे को छूकर बोली, तुम लोग ठीक हो? मम्मा हम तो पहले से ही ठीक हैं। वहीं उन बच्चों और माँ का भावनाओं को देखकर कायांश को अजीब सी फीलिंग हो रही थी। जख्म और कायांश जंगल में फंसे हुए थे। जख्मा अपने बच्चों से पूछ रही थी कि वह ठीक है या नहीं। वहीं कायांश सोचने लगता है कि इस औरत को मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं ठीक हूं या नहीं, क्योंकि जहर तो मैंने निकाला है। ये सोचते हुए वह अपना सिर ना में हिला देता है। फिर मन में ही बोलता है, ना जाने क्यों ये मुझसे इतनी नफरत करती है। वह इतने दिनों में यह तो समझ गया था कि जख्मंग उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। कायांश को यह जानकर बुरा लगता है। तभी डेव अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे डर लग रहा है मम्मा। एकांश और लाक्ष भी अपनी मम्मा को यही बोलते हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं और हमें डर लग रहा है मम्मा, और यह अंकल हमारे साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जख्मा अपने बच्चों के सवालों का कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप उन तीनों को प्यार से बोली, बेटू चिंता मत करो, हम जल्दी ही जंगल से बाहर निकलेंगे और इन अंकल ने हमारी मदद की है। ये सुनते ही डेव, लक्ष्य और लाक्ष कायांश को घूरने लगते हैं। कायांश मन सोचने लगा, जैसी माँ वैसे ही इसके बेटे हैं। कायांश खड़े होते हुए बोला, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। जंगल से बाहर भी तो निकालना है, मैं यहां पर और नहीं रुकना चाहता। इस पर जख्म अपना सिर हाँ में हिला देती है। वह भी यही सोच रही थी कि उसको अपने बच्चों को यहां ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। उसको सांप ने डसा था, लेकिन अगर उसके बच्चों को किसी कीड़े ने काट लिया तो वे कहाँ जाएगी? ये सोचते हुए जख्म जल्दी से अपने तीनों बेटों को हक कर लेती है और बोली, बेटू मेरी बातें ध्यान से सुनो। ये जंगल है ना, तो यहाँ पर ज्यादा भागना मत, और अगर कोई भी इंसेक्ट तुम लोगों को बाइट करता है तो मम्मा को जरूर बताना, ओके? उसके बाद बच्चे खुद के पैरों से ही जंगल में चलने लग जाते हैं। जख्म अपने बच्चों को नन्हे नन्हे पैरों से चलते हुए देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं।
वही कायांश बच्चों को अपनी गोद में आने के लिए बोलता है, तो वे उसे साफ मना कर देते हैं। वह उसे दिखा रहे थे कि वह भी बड़े हो चुके हैं और लड़के होने के कारण उनके अंदर भी हिम्मत है। यह देखकर कायांश मुस्कुरा देता है और मन में ही बोलता है, बिल्कुल अपनी मां पर गए हैं। जितनी अकड़ इनकी मां के अंदर है, उतनी बच्चों के अंदर है। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि इनका बाप कौन है, क्योंकि जख्मा ने कहा था कि ध्रुव तो बॉयफ्रेंड है उसका, और बाप के नाम पर तो उसने बीस्ट बताया था। आखिर कौन हो सकता है वह बीस्ट, वो बदनसीब जिसके इतने प्यारे प्यारे बच्चे उससे दूर हैं। जख्म को चलने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वह पूरी हिम्मत कर रही थी, क्योंकि अगर वह दर्द में कराहेगी तो उसके बच्चे ये देखकर डर जाएंगे, और जख्म कायांश की भी मदद नहीं लेना चाहती थी। उनको चलते चलते बहुत देर हो गई थी और जख्म देख सकते थी कि उसके बच्चे थक गए हैं और हाँफ रहे हैं, पर वह उसे बोल नहीं रहे। कायांश भी यह देखता है और वह सोचने लग जाता है, पानी कहाँ से लेकर आए। कायांश भी कुछ नहीं कर पा रहा था, पर बच्चों को और जख्म को देखकर उसे अजीब लग रहा था। इतना क्यों सोच रहा है इनके बारे में। तभी वह डेव और एकांश को अपनी गोद में उठा लेता है। डेव की तबीयत तो पहले से ही खराब थी। एकांश और डेव भी ज्यादा हरकत नहीं करते और कायांश के कंधे पर अपना सिर रखकर आराम करने लगते हैं। वहीं जख्म लक्ष्य को उठा लेती है। उसे हार नहीं माननी थी। लक्ष्य भी अपनी मां के कंधे पर सर रखकर आराम करता है। जख्म के पैरों पर कायांश की नजर थी, लेकिन जख्म चू भी नहीं कर रही थी। वह चुपचाप चले जा रही थी, क्योंकि वह कहीं ना कहीं जानती थी कि उसे यह सब बर्दाश्त करना होगा। लेकिन जख्म की हिम्मत की अब जवाब दे रही थी। ये देखकर कायांश अपने मन में बोलता है, उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन फिर भी इस औरत में कितनी हिम्मत है। ऐसे ही नहीं, ये सीईओ बन गई है, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है उसने। और वह कायांश को दिख रहा था, उसके डेडिकेशन और उसके जज्बे उसके अंदर। पर थी तो वो एक लड़की ही ना जाने कैसे ही इतना बर्दाश्त करती। जख्मा थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है और वह कायांश को देखते हुए बोली, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। कायांश उसकी बात मान जाता है और वह लोग थोड़ी देर वहां पर रुककर रेस्ट करते हैं। कायांश ने जख्म को देखते हुए बोला, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं देख कर आता हूं कि कहीं से पानी का बंदोबस्त हो सके। इस पर जख्म अपना सर हाँ में हिला देती है। कायांश देव को अपने साथ लेकर जाता है। एकांश और लाक्ष अपनी मम्मा के पास ही रुक जाते हैं, क्योंकि देव को बहुत प्यास लगी हुई थी। जख्म अपने बच्चों के साथ वहीं पर बैठी हुई थी। उसने उन्हें अपनी गोद में बिठा रखा था, ताकि कोई चींटी उसके बच्चों को ना काट ले। जख्म अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। उसने बहुत ही लाड़ प्यार से अपने बेटों को पाला था। वो उन पर कोई मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन करीबन 1 घंटा हो जाता है, कायांश और देव वापस नहीं आते। जख्म का दिल दहल जाता है। जख्म जल्दी से खड़े होने की कोशिश करती है। एकांश और लाक्ष भी खड़े होते हैं और उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे उस तरफ चलने लगे जहां कायांश डेव को लेकर गया था। वैसे जख्म से चला तो नहीं जा रहा था, पर फिर भी वह कोशिश कर रही थी कि वह हार ना माने। उसे ये सोच सोच कर रोना आ रहा था कि पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा। कहीं उस शख्स ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया मेरे बेटे को। कहीं उसे सच तो नहीं पता चल गया। जख्म चलने के साथ साथ डेव को भी आवाज दिए जा रही थी, डेव बेटा कहाँ हो तुम। लेकिन जख्म को बहुत दूर आने के बाद भी डेव और कायांश दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आए। ये देखकर जख्म और घबरा गई और वो लाक्ष और एकांश के गालों पर हाथ रखकर बोली, बेटू डेव खो गया है, इसीलिए हम लोग जंगल के और अंदर जाना चाहेंगे। ये सुनकर लाक्ष और एकांश दोनों ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। जख्म लाक्ष और एकांश को लेकर जंगल के ओर अंदर जाने लगी और चलते हुए ही चिल्ला चिल्ला कर डेव को पुकारने लगी, डेव डेव डेव। लेकिन डेव का कोई रिस्पांस ना पाकर जख्म नीचे बैठते हुए अपने माथे पर हाथ रखकर रोने लगी और रोते हुए बोली, पता नहीं ये शख्स मेरे बच्चे को कहाँ लेकर गया है। ये देखकर कि उनकी मम्मा रो रही है, लाक्ष और एकांश दोनों अपनी मम्मा को शांत कराते हुए जख्म के आंसुओं को अपने नन्हे नन्हे हाथों से पोंछते हुए बोले, मम्मा
प्लीज आप रो मत, देखना डेव जल्दी ही मिल जाएगा। ये सुनकर जख्म अपने आंसुओं को पोंछती है और उन दोनों को हग करते हुए बोली, हाँ डेव जल्दी मिल जाएगा, चलो हम उसे ढूंढते हैं। जख्म खड़े होती है और उन दोनों का हाथ पकड़कर डेव को आवाज देते हुए आगे बढ़ने लगी। कुछ देर और आगे जाने के बाद उन लक्ष्य और एकांश को अपने सामने को सामने से कायांश आता हुआ दिखाई दिया, जिसने अपनी गोद में डेव को उठाया था। लक्ष्य और एकांश दोनों जल्दी से एक्साइटमेंट के साथ जख्म के हाथ को झुलाते हुए कहते हैं, मम्मा मम्मा वो देखो डेव, डेव। जख्म उन दोनों की आवाज सुनकर जब नजरें उठाकर सामने देखती है तो सामने से कायांश आता हुआ दिखाई दिया, जिसने अपनी गोद में डेव को उठाया था। जैसे ही कायांश उन तीनों के पास पहुंचा, उसने डेव को नीचे उतारते हुए जख्म से पूछा, इतना चिल्ला क्यों रही थी तुम? और मैंने तुम्हें वहां इंतजार करने के लिए कहा था ना, फिर तुम इन बच्चों को लेकर इतनी दूर क्यों आई? अगर तुम्हें। कियांश आगे कुछ कहता, उससे पहले ही उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ आके लगा। ये देखकर डेव, लाक्ष और एकांश भी चौंक गए। कायांश ने जब अपने गाल पर हाथ रखकर सिर उठाकर देखा तो उसने देखा कि जख्म ने उसे थप्पड़ मारा था। जख्म ने उसके कायन को पकड़कर कायांश को झकझोरते हुए कहा, मिस्टर वालिया, आप मेरे बेटे को कहां लेकर गए थे? डेव ने यह सुनकर फटाक से कहा, मम्मा हमें आसपास पानी नहीं मिला, तो हम पानी ढूंढते हुए जंगल के और अंदर गए, जहां हमें एक लेक मिला। जख्म ने जैसे ही डेव की आवाज सुनी, वो कायांश को छोड़कर डेव के पास आते हुए नीचे बैठकर डेव के गालों पर हाथ रखकर पूछती है, बेटू आप ठीक तो है ना? इस शख्स ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं ना? ये सुनते ही कायांश अपने मन ही मन बोला, कैसी औरत है ये, मुझे थप्पड़ मारकर, मुझसे ना सॉरी ना बोलकर अपने बेटे से पूछ रही है, बेटू आप ठीक तो है ना? इस शख्स ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं ना? ये कायांश ने मुंह बनाते हुए मन में ही बोला। डेव बोलता है, हाँ मम्मा मैं ठीक हूं, इन अंकल ने मुझे कुछ भी नहीं किया। मम्मा चलिए जल्दी से लेक के पास चलते हैं। ये सुनकर जख्म ने कायांश की तरफ देखती है, लेकिन सॉरी नहीं बोलती और उसे इग्नोर करते हुए डेव से कहती है, चलो। फिर पांचों लेक के पास जाने के लिए जल्दी से निकल जाते हैं। 10 मिनट बाद पांचों लेक के पास पहुंच जाते हैं। लक्ष्य लेक को देखकर चहकते हुए बोलता है, मम्मा मम्मा वो देखो लेक, कहते हुए लक्ष्य लेक की तरफ इशारा करता है। ये सुनते ही सब लेक की तरफ देखते हैं और जल्दी से लेक के पास आ जाते हैं। जख्म एकांश, लक्ष्य और डेव को वहीं बैठने को बोलकर लेक में से अपने हाथों में पानी भरकर लाती है और तीनों बच्चों को पिलाती है। क्या करती जख्म, उसके पास तो कुछ था भी जिसमें वो पानी भरकर अपने बच्चों को पिलाती, इसीलिए मजबूरन वो अपने हाथों में पानी भरकर लाती है और तीनों बच्चों को एक एक करके पिलाती है। पानी पीने के बाद जख्म के तीनों बेटे वहीं पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वह थक गए थे। अपने बेटों की थकान को महसूस करते हुए जख्म कांयाश को देखने लगती है। कांयाश और जख्म दोनों की जब नजरें मिलती है तो जख्म अपनी नजरें फेर लेती है। ये देखकर कांयाश अपना सिर नामे हिला देता है, क्योंकि वह समझ गया था कि वो चाहे जख्म और उसके बच्चों के लिए कुछ भी क्यों ना करे, जख्म उसके साथ ऐसा ही बिहेव करने वाली है। ये सोचते सोचते वो लेक के पास पहुंच जाता है। फिर वो झुककर लेक से अपने दोनों हाथों में पानी भरकर अपना मुंह धोता है, क्योंकि उसे भी थकान हो रही थी। जख्म यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने चाहती थी, क्योंकि वह अपने बच्चों को इस जंगल में बिल्कुल भी नहीं रहने देने वाली थी, क्योंकि न जाने कैसे कैसे जंगली जानवर होंगे इस जंगल में। उसे तो सिर्फ सांप ने काटा था, अगर उसके बच्चों को काट लिया तब तो वह जीते जी की मर जाएगी। जख्म अपने तीनों बेटों को देखती है, जो टुकुर टुकुर उसे ही देख रहे थे। उनका चेहरा देखकर जख्म इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वह समझ गई थी कि उसके बेटों को भूख लगी हुई है और देव तो कल बीमार भी था, देव को मेडिसिन भी देनी थी। जख्म जल्दी से जाकर डीव का फोरहेड टच करती है। देव को इस वक्त फीवर नहीं था। ये महसूस करके जख्म गहरी सांस छोड़ती है और अपने बेटे को प्यार से किस करती है और बोली, चिंता मत करो बेटू, हम लोग जल्दी ही यहां से बाहर निकलेंगे। हाँ मम्मा हम जानते हैं, आप हो ना हमारे साथ, हमें कुछ भी नहीं होने दोगे, देविकांश और लाक्ष तीनों एक साथ बोलते हैं।
अपने बेटों का खुद पर इतना विश्वास देखकर जख्म इमोशनल हो जाती है। वही कान्याश इन माँ बेटे की बॉन्ड को देखकर कुछ सोचने लगता है। उसे भी जंगल से जल्दी बाहर निकलना था। पर इन छोटे छोटे बच्चों की हिम्मत देखकर उसे खुद पर शर्म आ रही थी। बच्चे कितने स्ट्रांग थे। इतने घने जंगल में भी वह रो नहीं रहे हैं और अपनी मम्मा को और स्ट्रांग बना रहे हैं ताकि वह उनके बारे में ज्यादा ना सोचे। इतनी छोटी सी उम्र में बच्चे शैतान होते हैं और समझदार नहीं होते। कुछ तो बात है इन बच्चों में जिससे कायाश इनसे इतना इम्प्रेस था और अटैचमेंट फील कर रहा था। ये सोचते हुए कायाश बच्चों के पास जाकर बैठ जाता है और बच्चे भी कायाश को देखकर धीरे से बोले, अंकल, क्या इस लेक में फिश होगी? हम फिश को खा सकते हैं? ये सुनकर कायाश सोच में पड़ जाता है कि ट्राई करने में क्या जाता है। वहीं दूसरी ओर जंगल में मोमो को होश आता है और वह जब खुद की हालत देखती है तो हैरान रह जाती है। उसके सर से खून निकल रहा था। वह रात का सीन याद करने लग जाती है कि क्या हुआ था। इसीलिए वह जल्दी से जख्म और बच्चों की ढूंढने लगती है। पर वह उसे वे नहीं मिलते हैं कार में, जिससे उसका दिल दहल जाता है और वह जल्दी से कार से बाहर आती है और जख्म को जोर जोर से आवाज देने लग जाती है। पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो वह जल्दी से कार के अंदर जाकर अपना फोन चेक करती है, मगर वहां नेटवर्क भी नहीं था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और फिर वह कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तब वह चेक करती है तो पेट्रोल खत्म था। तो वो जोर से चीखती है और बोली, मुझे बच्चों और जख्म को बचाना होगा। मैं बेहोश हो गई थी, न जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। ये सोचकर मोमो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बहुत दिमाग लगाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। इसलिए वह अपने फोन में नेटवर्क सिग्नल ढूंढने की बार बार ट्राई करती है, पर नेटवर्क नहीं मिलता। तभी उसे अचानक से याद आता है कि उसने कार की बैक में एक पेट्रोल की बोतल छुपाकर रखी हुई थी, इमरजेंसी के लिए। तभी वह जल्दी से कार से बाहर आती है और उस पेट्रोल की बोतल को निकलती है और गहरी सांस लेती है कि पेट्रोल यहां पर ही है। वह जल्दी से पेट्रोल का कार के पेट्रोल टैंकर में फील करती है और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करती है। तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये महसूस कर वह चैन की सांस लेती है। इस वक्त वह पसीना पसीना हो गई थी, घबराहट की वजह से, क्योंकि जंगल में जंगली जानवर भी हो सकते थे और उसके दिमाग में यही चल रहा था, कहीं बच्चों को कोई जंगली जानवर खींच कर ना ले गया हो। पर उनकी कार यहां आई कैसे, यह भी सोचकर वह परेशान हो रही थी। मोमो अपनी कार को उसी डायरेक्शन में टर्न करती है जहां से उनकी कार आई थी। वह कार के टायर्स के मार्क्स को फॉलो करते हुए जल्दी ही रोड पर पहुंच आती है और चैन की सांस लेती है। तभी उसे वहां पर एक कार दिखाई देती है और उसे कार को देखते ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अचानक बोलती है, कायाश वालिया की कार यहाँ पर क्या कर रही है? उसकी कार को देखते ही मोमो का चेहरा गुस्से से तमतमाने लग जाता है। फिर वो गुस्से से बोलती है, इसका मतलब कि हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि कायाश वालिया हैं। फिर वह सोचने लग जाती है कि कायाश वालिया की जख्म से क्या दुश्मनी है। वह जल्दी से अपना फोन निकालकर दोबारा ट्राई करके कॉल करती है किसी को, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं काम कर रहा था। वह बिना देरी किए अब जल्द से जल्द वहां से निकल जाती है। थोड़ा आगे जाकर वह किसी को जल्दी से कॉल करती है और थोड़ी देर में बात करने और कॉल कट करने के बाद वह बंगलो के लिए निकल जाती है। जब मोमो बंगलो पहुंचती है तो अंदर जख्म के बेटों को बैठे हुए देखती हैं। याक्ष को आकांक्ष और अवियान अपनी मम्मा का भी सभी से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वह मोमो आंटी को अंदर आते हुए देखते हैं तो वे भय भागकर उनके पास आकर बोले, मम्मा कहाँ है? मम्मा भी आई हैं। कहकर वो तीनों जल्दी से बाहर की तरफ भागने लग जाते हैं। बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर मोमो की आंखें नम हो जाती हैं और वह बोली, तुम्हारी मम्मा नहीं आई है। ये सुनते ही बच्चों की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए बोले, मम्मा कहाँ है और वो आज क्यों नहीं आई हमारे पास? अवियान, याक्ष और आकांक्ष, आपकी मम्मा इंपॉर्टेंट काम से कहीं फंस गई है। मोमो उनको देखती हुई कहती है, मम्मा हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वह रात में भी नहीं आई। उन्होंने हमें अभी तक कॉल भी नहीं किया। हम कब से उनका वेट कर रहे हैं। तीनों रूंधे हुए गले से बोले।
तभी वहां पर नैनी आ जाती है। वह भी मोमो को देखते हुए बोली, मोमो जी, जख्म जी कहाँ रह गई? बच्चे कब से उनका वेट कर रहे हैं। तीनों परेशान हो रहे थे अपनी मम्मा के लिए। मोमो के पास किसी को देने के लिए कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वह बच्चों को समझा बुझाकर उनके रूम में लेकर जाती है और उसके बाद उन्हें वहां पर समझाने लग जाती है कि उनकी मम्मा बस थोड़ी ही देर में आ जाएगी। इधर जंगल में जख्म लेक के पास अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। जख्म ने अपने थके हुए बेटों के फेस को पानी से साफ किया। वही कायाश उन माँ बेटों को देख रहा था। उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। कायाश से एक साइड बैठा हुआ था और लोनली फील कर रहा था। तभी डेव ने कायाश को देखा और जल्दी से कायाश के पास आते हुए बोला, अंकल, आप हमसे दूर क्यों बैठे हैं? आपको हमसे इतनी दूर नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई जंगली जानवर हम पर अटैक कर देता है तो आपको हमें प्रोटेक्ट भी तो करना है। डेव को अपने पास आते हुए देखकर कायाश धीरे से बोला, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? तुम्हारी मम्मा को पसंद नहीं है? तुम लोग मेरे पास रहो। ये सुनते ही डेव फटाक से बोला, अंकल, हमारी मम्मा हमें लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। अगर वह आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोलती है तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारी मम्मा थोड़ी सी पत्थर दिल है, लेकिन यकीन मानिए मेरा, वह बहुत प्यारी भी है और बहुत अच्छी भी। मेरी मम्मा जब हंसती है ना तो वह बहुत क्यूट लगती है। डेव के यह शब्द सुनने के बाद कायाश जख्म की तरफ देखता है। जख्म लाक्ष और एकांश का मुंह साफ कर रही थी। डेव कायाश की गोद में आकर बैठ गया। यह देखकर कायाश हैरान हो गया। डेव उसकी गोद में बैठते ही बोला, अंकल, हम इस जंगल में कैसे आए? डेव की समझदारों वाली बातें सुनकर कियांश ने धीरे से मुस्कुरा दिया और सोचने लगा, जो बच्चा कल तक उसे कितनी नफरत करता था और आज वो खुद ही आकर उसकी गोद में बैठ गया। ये कायाश कोई अचीवमेंट जैसा लग रहा था। डेव का कायाश से बात करना कायाश को बहुत अच्छा फील कर रहा था। मेरी मम्मा ना बहुत स्ट्रिक्ट है अंकल, पर आप उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। वह दिल से बहुत ही अच्छी है। कायाश डेव की बातें सुनकर खुद से बोला, कहीं से भी वह अच्छी तो नहीं है। दिल तो मानो जैसे पत्थर का बना है। ये इतनी कठोर है और मुझे तो अपनी दुश्मन की नजर से देखती है, जैसे अपनी आंखों से ही जलाकर मार देगी। कायाश को कई बार जख्म से कोल्ड वाइब्स महसूस हुई है। वह उसे पसंद नहीं करती, ये तो पता ही था कायाश को। अब वह भी इस जंगल में उसके साथ फंस गया। पर जब उसने जख्म को प्रॉब्लम में देखा तो उसे रहा नहीं गया और वह भागता भागता चला आया था। उसने खुद को मुसीबत में डाल दिया था, पर वह यह सोच रहा था कि अगर जख्म अकेले रहती तो वह 3 बच्चों के साथ यह सब कुछ हैंडल नहीं कर पाती। वही जब जख्म की नजर अपने बेटे डेव पर जाती है, जो कायाश की गोद में बैठा था। ये देखकर जख्म हैरान रह जाती है और वह जल्दी से डेव डांटे हुए बोली, तुम वहां पर क्या कर रहे हो? तुम्हें उन अंकल को परेशान नहीं करना चाहिए। अपनी मम्मा के पास आओ। अपनी मम्मा की डांट सुनकर डेव कायाश की गोद से खड़ा हो जाता है और बोला, मम्मा, उन अंकल को कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनसे आप पूछ सकती हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं कर रहा हूं, हम तो बस बातें कर रहे थे। डेव को कायाश का पक्ष लेते हुए जख्म को हैरान हो जाती है। फिर वह जल्दी से खड़ी हो जाती है और अपने बेटे के पास आते हुए बोली, तुम्हें ज्यादा अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए बेटू। मम्मा मना करती है ना तुम्हें। तुम क्यों नहीं सुनते हो मेरी? डेव ने जख्म को देखते हुए कहा, लेकिन मम्मा, ये अंकल अजनबी नहीं रहे। इन्होंने हमारी हेल्प की है। इन्होंने तो हमारी जान बचाई है ना मम्मा। इसीलिए मैं इन्हें थैंक यू बोल रहा था। थैंक यू बोल दिया ना बेटू। अब चलो आओ मम्मा के पास। जख्म अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए बोली। तभी कायाश बोला, उसे रहने दो यहां पर। जख्म ने अपनी तीखी नजरों से कायाश को देखते हुए कहा, मेरा बेटा तुम्हारे पास क्यों रुकेगा? और मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। चलो चलते हैं यहाँ से। सबको भूख भी लगी है और कोई ना कोई हमें ढूंढ ही रहा होगा। जंगल में इतनी देर रुकना सही नहीं है। कायाश को जख्म की बात ठीक लगती है, इसीलिए वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, तुम ठीक कह रही हो। हमें निकालना चाहिए यहाँ से। ये जगह बच्चों के लिए सेफ नहीं है। थोड़ी ही देर में फिर रात हो जाएगी। उसके बाद वह पांचों दोबारा जंगल में चलने लगते हैं। बच्चों को अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है।
लेकिन कोई उन्हें दिखता नहीं है। लक्ष्य और एकांश ने अपनी मम्मा के कपड़े को पकड़ रखा था और चल रहे थे। वहीं डेव तो काइयाश के साथ चल रहा था। बच्चे इतने छोटे छोटे थे, पर फिर भी अपने पैरों पर चल रहे थे। यह देखकर ही काइयाश को उन पर प्राउड फील हो रहा था कि कितने ब्रेव और डेयरिंग बच्चे हैं। जख्म कायांश और उनके बच्चे